Namaste, welcome to High Legal, and in this video lecture we will be discussing the Chhattisgarh Excise Act 1950. So let's get started. So सबसे पहले इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले इस एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं ये जान लेते हैं. So total number of chapters in this act is 9 and total number of sections in this act is 69. इसके अलावा इसमें दो स्केड्यूल्स भी हैं. तो फर्स्ट चैप्टर बात करता है प्रिलिमिनरी की, उसे स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. तो सिंपली इसमें बताया गया है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा. तो इस एक्ट का नाम है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 और ये पूरे छत्तीसगढ़ में एप्लीकेबल होगा. इसके बाद हमारा सेक्शन 2 आता है डेफिनेशन क्लॉज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है 2(1) में एजेंसी की. एजेंसी का मतलब उन फर्म से हैं जो कि रजिस्टर्ड हुई हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोप्रिएटरशिप फर्म्स के अंतर्गत. तो तीन चीज़ें हैं, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड प्रोप्रिएटरशिप फर्म. इसके बाद आता है 2(1)A जो बात करता है बियर की. तो बियर में कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं जैसे कि ओले, स्ट्राउट, पॉटर एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स जो कि मॉल्ट से बनी है. तो बियर में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, इनके नाम को ज़रूर याद रखिएगा. इसके बाद आती है डेफिनेशन 2(2) विच इज़ बॉटल. तो बॉटल का मतलब क्या होता है. बॉटल का मतलब होता है जब भी किसी लिकर को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी कास्क से, यानी कि किसी बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र जब किया जाता है तो उसे, और या फिर उसे किसी बॉटल में ट्रांसफ़र किया जाता है किसी फ्लास्क में या किसी भी सिमिलर आर्टिकल में. और इसका पर्पस क्या होता है. इसका पर्पस ये होता है कि उसे सेल के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है. और बॉटलिंग में रीबॉटलिंग इंक्लूडेड है, मतलब कि अगर किसी बॉटल को दोबारा भरा जाता है तो वो भी बॉटल वर्ड में इंक्लूडेड है. ये यूजुअली इसलिए किया जाता है ताकि बाद में भी उसमें टैक्स लगाया जा सके. इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी की. तो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी का क्या मतलब होता है. चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी है जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे इस एक्ट के लिए कि वो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी होगी. इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज 2(4) दैट इज कॉमन ड्रिंकिंग हाउस. कॉमन ड्रिंकिंग हाउस का मतलब है वो जगह जो कि स्पेसिफिकली बनाई गई है लिकर ड्रिंकिंग के लिए. और इसका पर्पस है कि जो भी वहाँ की ओनर है जो उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं या जो उसकी कीपिंग कर रहे हैं वो वहाँ से प्रॉफिट या गेन को अर्न कर सकें. और उसके लिए उस जगह के लिए वो स्पेसिफिकली अलग अलग चार्जेस भी लगा सकते हैं जो भी वो ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उसके लिए. इसके बाद आता है 2(5) विच इज़ डीनेचर्ड. डीनेचर्ड का मतलब है ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो, बेसिकली जहरीली हो, उसे कहा जाता है डीनेचर्ड. इसके बाद आता है 2(6) दैट इज एक्सरसाइजेबल आर्टिकल. एक्सरसाइजेबल आर्टिकल में तीन चीज़ें इंक्लूडेड हैं. फर्स्टली अल्कोहलिक लिकर जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है. दूसरा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और तीसरा है ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ जो कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के सेक्शन 2 के क्लॉज 18 में डिफाइंड है. तो ये तीनों चीज़ें क्या क्या थी. अल्कोहलिक लिकर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग एंड ओपियम एंड पॉपी स्ट्रॉ. पॉपी स्ट्रॉ इज नॉट अ लिक्विड, इट इज़ अ सीड. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन दैट इज 2(6)A. इसमें बताया गया है एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी का क्या मतलब होता है. सो एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी का मतलब कोई भी एक्साइज या काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो कि 7 शेड्यूल के लिस्ट सेकेंड की एंट्री 51 में मेंशन्ड हो. तो ये पॉइंटर याद रखिएगा. 7 शेड्यूल का लिस्ट 2 का एंट्री नंबर 51 इज व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी. इसके बाद आते हैं सेक्शन 2(7) पे दैट इज एक्साइज ऑफिसर. एक्साइज ऑफिसर का मतलब होता है कलेक्टर या फिर कोई भी ऑफिसर जिसे अपॉइंट किया गया हो और उसको पावर्स दिए गए हो जो कि मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 7. इसके बाद आता है सेक्शन 2(8) दैट इज एक्साइज रेवेन्यू. एक्साइज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है. कोई भी ऐसा रेवेन्यू जो कि ड्यूटी, फीस, टैक्स, पेनाल्टी या पेमेंट के थ्रू अर्न किया गया हो. लेकिन इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है. अगर कोई फाइन इम्पोज किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा या फिर कोई कॉन्फिस्केशन इम्पोज किया जाता है इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर, तो वो दोनों चीज़ें एक्साइज रेवेन्यू में इंक्लूडेड नहीं है. सो यू हैव टू रिमेंबर that duty, fee, tax, penalty payments are included and what is not included, so the fine and any confiscation imposed under the provision of this act. Now coming to next section that is 2(9). इट टॉक्स अबाउट एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट का मतलब क्या है. जो भी चीज़ें स्टेट के बाहर ले जाई जाएँ अदर देन
कस्टम्स फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि कस्टम्स फ्रंटियर के अलावा जो भी चीज़ें हम स्टेट के बाहर लेकर जाते हैं, ये याद रखिएगा कि ये एक स्टेट एक्ट है, तो इसमें एक्सपोर्ट का मतलब कंट्री से बाहर नहीं होगा बल्कि सिर्फ छत्तीसगढ़ से बाहर ले जाना होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 9A 29A, दैट इज होटल। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। होटल का मतलब सिंपली है कोई भी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग जो कि जहाँ पर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस पर्पज के लिए या फिर मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज 11। 211 टॉक्स अबाउट इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टेट में लेकर आना। वही सेम डेफिनेशन है लाइक एक्सपोर्ट कि कस्टम्स फ्रंटियर से हटकर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है, उससे हटकर जो स्टेट से बाहर स्टेट में लाया जाता है, दैट इज व्हाट इम्पोर्ट। सो 29 वॉज एक्सपोर्ट, 211 इज इम्पोर्ट। 9 2 11 इट इज़ अ फ्रेज, तो याद करने के लिए 9 उसमें 2 जोड़ देंगे तो 11, तो पहले एक्सपोर्ट हो रहा है और फिर इम्पोर्ट हो रहा है। देन इसके बाद 211A दैट इज इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट में सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं। इंटॉक्सिकेंट का मतलब क्या होता है, लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। सो 211A टॉक्स अबाउट इंटॉक्सिकेंट विच मीन्स लिकर और एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। इसके बाद आता है सेक्शन 12 दैट टॉक्स अबाउट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। सो 11 में क्या था, इंटॉक्सिकेंट था, अब हम 12 में क्या देख रहे हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग देख रहे हैं। तो 212 इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का क्या मतलब होता है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में 4 चीज़ें हैं। पहली तो कोई भी लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स या फिर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ एनी इंडियन हेम्प प्लांट। इंडियन हेम्प प्लांट का मतलब यहाँ पर होता है गांजा, और इसमें इसके सारे फॉर्म्स इंक्लूडेड है जिसको भांग, सिद्धि या गांजा के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये एक प्लांट है जिसके फ्लावर्स, फ्रूट्स और उसकी ब्रांचेस सभी कुछ इंटॉक्सिकेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, तो उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो तीनों चीज़ें इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में आएंगी। इसके अलावा सेकेंड वाला इसका ओमिटेड है। थर्ड पे आते हैं तो थर्ड बताता है कि कोई भी मिक्सचर जो कि चाहे न्यूट्रल मटेरियल्स के साथ मिक्स किया गया हो या उसके बगैर, जो ऊपर मेंशन किए गए हैं ड्रग्स, उनको यूज़ करके उस मिक्सचर को बनाया गया हो। बेसिकली जो हमने ऊपर पढ़ा भांग, सिद्धि या गांजा, उनको यूज़ करके अगर हमने कोई मिक्सचर बनाया है तो वो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग होगा। इसके बाद तीसरा आता है कि कोई भी दूसरा इंटॉक्सिकेटिंग या नार्कोटिक सब्सटेंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर किया हो, जो कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में भी डिफाइंड ना हो, पर उसे स्टेट गवर्नमेंट ने अगर नोटिफाई कर दिया है तो दैट वुड बी इंक्लूडेड इन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग डेफिनेशन, राइट। उसके बाद आता है 213 दैट इज लिकर। लिकर का क्या मतलब होता है, लिकर का मतलब होता है कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और जिसमें कि स्पिरिट्स ऑफ वाइन, स्पिरिट, वाइन, तारी, बियर और सारे लिक्विड जो भी कंसिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अल्कोहल या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर किया है कि वो भी लिकर होगी, वो सब कुछ लिकर में इंक्लूडेड होगा। तो याद रखिएगा कि लिकर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, दैट इज स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट सेपरेटली ऑल्सो, वाइन सेपरेटली ऑल्सो, तारी, बियर एंड ऑल अदर लिक्विड्स जिसमें कि अल्कोहल है। इसके बाद आता है सेक्शन 213A दैट इज लिकर वेंड्स। लिकर वेंड्स का क्या मतलब होता है, लिकर वेंड्स का मतलब होता है जो भी रिटेल शॉप्स होती हैं जिनको कि लाइसेंस मिला हुआ है लिकर बेचने का, पर इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी होटल्स और कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। होटल्स जिसकी डेफिनेशन अभी हमने देखी थी 9A में, और कॉमन ड्रिंकिंग हाउस जिसकी डेफिनेशन हमने देखी थी 24 में, राइट। इसके बाद आता है हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसके बाद है 217 में। कमिंग टू 217 दैट इज स्प्रिट। Spirit means any liquor containing alcohol obtained by distillation whether it is denatured or not. Spirit का सिंपली मतलब होता है कोई भी ऐसी लिकर जिसमें कि अल्कोहल हो और जिसे डिस्टिलेशन के थ्रू, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस, उसके थ्रू इसे ऑब्टेन किया गया हो और भले ही ये डीनेचर्ड हो या ना हो। डीनेचर्ड का हमने क्या मतलब देखा था, डीनेचर्ड मतलब विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन, the important one here is tari. So tari means fermented or unfermented juice drawn from any kind of palm tree. मतलब क्या हुआ, तारी का मतलब फर्मेंटेड भी जूस हो सकता है या अनफर्मेंटेड भी जूस हो सकता है। ये किसी भी प्रकार के पाम ट्री से निकाला जाता है। पाम ट्री का क्या मतलब होता है, यानी कि ताड़ के वृक्ष से इसे निकाला गया हो। तो तारी का मतलब कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 218 में। इसके बाद आता है सेक्शन 24 विच टॉक्स अबाउट पावर टू डिक्लेयर व्हाट शेल बी डीम्ड टू बी कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर रिस्पेक्टिवली। तो कंट्री लिकर
और फॉरेन लिकर, यानी कि देशी मदिरा और विदेशी मदिरा किसे घोषित किया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पावर किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है सेक्शन 4 में। उसके बाद आता है सेक्शन 5 जो कि बात करता है डेफिनेशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल ट्रेड। तो यहाँ पर भी रिटेल या होलसेल ट्रेड क्या होगा, इसे कौन डिक्लेयर करेगा? तो इसे स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। और किसी भी लोकल एरिया के लिए स्टेट गवर्नमेंट ये बता देगी कि किस ओकेजन, जनरली और स्पेसिफिकली किस क्वांटिटी में किसी इंटॉक्सिकेंट को सेल किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी इंटॉक्सिकेंट जो क्वांटिटी बताई है स्टेट गवर्नमेंट ने रिटेल में या होलसेल में सेल करने के लिए, अगर रिटेल वाला उससे ज़्यादा क्वांटिटी में सेल कर देता है तो उसे माना जाएगा कि ये एक होलसेल वाली सेल है, राइट। मतलब कि स्पेसिफाइड क्वांटिटी से अगर आपने ज़्यादा सेल किया है तो उस केस में उसे होलसेल सेल माना जाएगा। इसके बाद सेक्शन 6 इज अ सेविंग क्लॉज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसमें जो ये 3 एक्ट्स के नेम दिए हुए हैं, सी कस्टम्स एक्ट, इंडियन टैरिफ एक्ट एंड कंटोनमेंट एक्ट, इन तीनों के नाम बस याद रखिएगा कि इन्हें सेव किया गया है अंडर सेविंग क्लॉज। अब आता है हमारा चैप्टर 2 जो बोलता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कंट्रोल के बारे में। तो इसका सेक्शन 7 बताता है एस्टेब्लिशमेंट एंड पावर्स देयरऑफ, मतलब कि यहाँ पर पावर किसको दी गई है इस एक्ट के संबंध में। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू पूरे स्टेट के लिए या फिर उसके कुछ पार्ट के लिए स्पेसिफिक ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकें। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है जिसमें सबसे पहले बात की गई है एक्साइज कमिश्नर की, जिसे अपॉइंट किया जाएगा। और उसके पास कौन से पावर रहेंगे? उसके पास सारे पावर रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट और एक्साइज रेवेन्यू के संबंध में सारे काम उसको दिए जाएंगे। इसके बाद अगला ऑफिसर है नेक्स्ट ऑफिसर है यहाँ पर एक्साइज कलेक्टर का, जो बात करता है कि किसी भी पर्सन को जो कि कलेक्टर ना हो उसको अपॉइंट किया जा सकता है, सारे फंक्शंस और पावर्स उसको दिए जा सकते हैं जो कि इस एक्ट के अंतर्गत एज अ कलेक्टर को दिए जा सकते थे, और जो कि वर्क करेगा जैसा कि उसे स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन। इसके अलावा भी कुछ और ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकता है जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट में कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस और पावर्स के साथ काम कर सकते हैं, उसे भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और इसके अलावा वो डेलीगेट कर सकता है। इसके अलावा वो सेक्शन 62 की रूल मेकिंग पावर को छोड़कर बाकी के कुछ पावर्स को डेलीगेट भी कर सकता है, किसे? चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को या फिर एक्साइज कमिश्नर को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा वो कुछ पावर्स उनसे विड्रॉ भी कर सकता है या फिर वो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और एक्साइज कमिश्नर या फिर कलेक्टर के जो भी पावर्स उनको डेलीगेट करने के लिए भी परमिशन दे सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 7A जो बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड की। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू फ्लाइंग स्क्वाड्स बना सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्यों एस्टेब्लिश करेंगे? क्योंकि अगर कोई भी केस है जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे लग रहा है कि एक्साइज रेवेन्यू का इवेजन करने की कोशिश हो रही है, यानी एक्साइज रेवेन्यू को चुराने की कोशिश कर रही जा रही है, या फिर इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसका कॉन्ट्रावेंशन किया जा सकता है, ऐसी खबर मिलती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए अगर किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन इम्पॉर्टेंट है तो उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स को बनाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इस फ्लाइंग स्क्वाड में होंगे कौन? तो इस फ्लाइंग स्क्वाड में एक्साइज ऑफिसर्स होंगे और ऐसे कोई भी अदर पर्सन्स भी हो सकते हैं जो कि स्टेट टाइम टू टाइम अपॉइंट करता है। इसके बाद एक्साइज ऑफिसर्स जो इसके अंडर अपॉइंट किए जाएंगे उनमें वही पावर्स होंगी जो कि हमने अभी सेक्शन 7 में देखी। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 3 जो बात करता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट की। सेक्शन 8 क्या बोलता है? पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। ये क्या बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन के थ्रू पूरे स्टेट में किसी भी प्रकार के इंटॉक्सिकेंट को प्रोहिबिट कर सकती है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट कर सकती है, उसके ट्रांसपोर्ट को प्रोहिबिट कर सकती है, या फिर और उसके लिए सूटेबल प्रोविजंस भी बना सकती है जिससे कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट या कोई भी लिकर को सही तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाए या उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो पाए। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर 9 विच टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि बिना स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के किसी भी इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। पर कब किया जा सकता है? अगर आपने
किसी भी ड्यूटी का पेमेंट कर दिया गया है या किसी भी बॉन्ड का पेमेंट कर दिया है तो उस केस में, या फिर अगर आपने उन सभी कंडीशंस को कॉम्प्लाई कर दिया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई हैं, तो उस सिचुएशन में फिर आप इंटॉक्सिकेंट का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है सेक्शन 10 विच टॉक्स अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। अगर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करना है तो उस केस में आपको एक स्पेशल पास की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी से जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है उससे ज़्यादा कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करना है, तो उस केस में आप ये तभी कर सकते हो जब अगर आपके पास इस एक्ट के अंतर्गत दिया जाने वाला पास। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 11 जो बात करता है पासेस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। ये बताता है कि जो पासेस हमने सेक्शन 10 में पढ़े वो पास हमें कौन देगा, तो वो सारे पासेस हमें देगा कलेक्टर। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स के लिए हमें पास कौन देगा, तो हमें पास कलेक्टर देगा। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया है, जो ये प्रोवाइजो में ये बताया है कि अगर कोई स्पेसिफिक इंटॉक्सिकेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए एक्साइज कमिश्नर को लगता है कि उसे खुद पास इशू करने चाहिए, तो ऐसे पासेस को कौन इशू करेगा, सिर्फ एक्साइज कमिश्नर इशू करेगा। इसके बाद ये पासेस कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होंगे स्पेशल और एक होंगे जनरल। जनरल रहेंगे डेफिनेट पीरियड्स के लिए और जो स्पेशल रहेंगे वो स्पेसिफाइड ओकेजन्स और पर्टिकुलर कंसाइनमेंट्स के लिए ही बस रहेंगे। सेक्शन 12 बात करता है डीम्ड पासेस की। सेक्शन 12 क्या बोलता है कि अगर एक्साइज कमिश्नर ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी को डायरेक्शंस दिए हैं कि वो पास ग्रांट कर सकता है, तो ये माना जाएगा, ये डीम्ड माना जाएगा कि उस अथॉरिटी के पास को इशू करने की पावर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 4 विच टॉक्स अबाउट मैन्युफैक्चर, पोजेशन एंड सेल। इसमें सेक्शन 13 बात करता है लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। इसमें जो लिस्ट गिवन है इनका मैन्युफैक्चर करने के लिए एक लाइसेंस रिक्वायर्ड है और उस लाइसेंस के बगैर जो भी यहाँ पे लिस्ट में मेंशन चीज़ें हैं उसका मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या क्या है, कोई भी इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर या कलेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी हेम्प प्लांट को कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, कोई भी तारी प्रोड्यूसिंग ट्री को टैप नहीं किया जा सकता और उससे तारी को भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। फोर्थ वन इज कोई भी लिकर को बॉटल नहीं किया जा सकता फॉर सेल। फिफ्थ बोलता है कि नो किसी भी प्रकार की डिस्टिलरी या ब्रूअरी को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा। और लास्ट क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे मटेरियल या किसी भी ऐसे यूटेंसिल वगैरह का पोजेशन नहीं लेगा जिसका यूज़ क्यों किया जा रहा है, किसी भी इंटॉक्सिकेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जा रहा है, तारी को छोड़। तो ये याद रखिएगा कि तारी के लिए अगर किया जा रहा है किसी भी मटेरियल या यूटेंसिल वगैरह का यूज़ तो वो अलाउड है, बट उससे अलग हट के जो भी अलग इंटॉक्सिकेंट्स है उसके लिए किया जा रहा है तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके 2 प्रोवाइजो हैं। पहला प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो नोटिफाई कर सकता है कि इस सेक्शन के प्रोविजंस कुछ एरिया जो कि स्पेसिफाइड होंगे उस पर नहीं अप्लाई होगा, या फिर तारी प्रोड्यूसिंग ट्रीज वगैरह पे या जो भी तारी को निकालने वगैरह का प्रोसेस है उस पर अप्लाई नहीं होंगे। ओके, देन इसके बाद सेकेंड प्रोवाइजो क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट ये भी नोटिफाई कर सकता है कि इस एक्ट के प्रोविजंस उस एरिया में अप्लाई नहीं होंगे जहाँ पे लिकर का मैन्युफैक्चर होम कंजम्पशन के लिए हो रहा है या फिर जैसा भी कंडीशंस स्पेसिफाई करें उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। इसके बाद आता है सेक्शन 14। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 16 विच टॉक्स अबाउट पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जनरली। इसमें क्या बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू लिमिट कर सकती है क्वांटिटी कि किसी भी इंटॉक्सिकेंट का पोजेशन कितना होगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग लिमिट्स के लिए अलग अलग क्वांटिटी को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके बाद सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने पोजेशन में कोई भी क्वांटिटी जो कि एक्सेस में है, जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब की है इस एक्ट के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा है, तो उस केस में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास लाइसेंस ना हो मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, कलेक्शन वगैरह के लिए, या फिर उसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पास ना हो, या फिर उसे परमिट ना मिला हो इस एक्ट के अंडर। और ये याद रखिएगा कि सब सेक्शन 2 में जो भी हमने देखा अभी, ये सारी चीज़ें फॉरेन लिकर पर अप्लाई नहीं होंगी जो कि किसी कॉमन कैरियर या फिर वेयर हाउस मैन के पोजेशन में है। 2013 के अमेंडमेंट से एक नया सबसेक्शन ऐड हुआ है जो ये बोलता है कि अगर किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल में जो कि किसी शेड्यूल ट्राइब के हों
ठीक है, और ऐसे एरिया में हो जो कि शेड्यूल्ड एरियाज के अंतर्गत आता हो। तो ऐसे एरिया में किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल के लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं होगी अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है लांदा और हंडिया जो कि राइस या मिलेट से बनता है, और अगर महुआ से बना हुआ कुछ भी आउट स्टिल लिकर है, यानी कि हाथ से बनी हुई किसी भी प्रकार की शराब है जो कि महुआ से बनी है और वो 5 लीटर्स की क्वांटिटी तक ही है। तो यहाँ पे अगर 5 लीटर्स तक की लांदा हंडिया या फिर हैंडमेड महुआ वाली लिकर है तो उस केस में, और ये उस केस में अगर इसे हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए किसी शेड्यूल्ड एरियाज में रिलीजियस फेस्टिवल के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के द्वारा यूज किया जा रहा है तो फिर सेक्शन 16 के प्रोविजंस इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 17 विच टॉक्स अबाउट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट। ये क्या बोलता है कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट तब तक सेल नहीं होगा जब तक कि वो अंडर द अथॉरिटी सेल ना किया जा रहा हो और लाइसेंस की कंडीशंस के अंतर्गत सेल ना किया जा रहा हो। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोवाइजोस दिए हैं। पहला प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पाम ट्री से तारी ड्रॉ करने का राइट है तो वो उस तारी को सेल भी कर सकता है बिना लाइसेंस के। मतलब अगर तारी ड्रॉ करने का लाइसेंस है तो सेल करने के लिए उसे अलग से इस लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सेकेंड बी पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन अंडर सेक्शन 13 किसी भी हेम्प प्लांट को कल्टीवेट कर रहा है तो वो उसे सेल भी कर सकता है विदाउट लाइसेंस। एंड थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई फॉरेन लिकर की सेल कर रहा है जो कि उसने लॉफुली प्रोक्योर्ड की है किसी भी पर्सन के द्वारा और वो उसके प्राइवेट यूज के लिए है और जो कि उसे किसने सेल की है, उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट ने सेल की है या फिर उसने कोई स्पेसिफिक जगह छोड़ी है इस वजह से उसको दी गई है या फिर उसकी मृत्यु के उपरांत अगर उसे दी गई है तो उस सिचुएशन पे भी सेक्शन 17 के प्रोविजंस इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब इसके बाद सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, ये बाद में ऐड हुआ है 2017 के अमेंडमेंट से। इसके बाद सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि जो भी कंडीशंस एक्साइज कमिश्नर डिटरमाइन करता है उसके अनुसार अगर कोई भी लाइसेंस दिया गया है एक्साइज लॉ के अंतर्गत तो उसे माना जाएगा कि इस एक्ट के अंतर्गत वो लाइसेंस दिया गया है, ग्रांट किया गया है। इसके बाद सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई भी नेशनल या स्टेट हाईवे है या फिर सर्विस लेन है तो उसके 500 मीटर्स के रेडिकल डिस्टेंस में कोई भी ऐसी लिकर शॉप नहीं होनी चाहिए जो कि लाइसेंस्ड लिकर वेंट नहीं, और ऐसी शॉप किसी भी नेशनल या स्टेट हाईवे या सर्विस लेन से ना ही दिखनी चाहिए और ना ही एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये प्रोवाइजो किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये प्रोवाइजो जो भी अगर ऐसा नेशनल या स्टेट हाईवे म्युनिसिपल एरिया में आ रहा है तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका बी पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा होटल है जिसके पास लाइसेंस है कि वो लिकर की सप्लाई कर सकते हैं अपने गेस्ट को या जो भी वहाँ पे मेंबर्स हैं उनको, तो अगर ऐसे होटल ऐसे स्टेट या नेशनल हाईवे में आ भी रहे हैं तो अगर भले ही कोई जजमेंट डिक्री या ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो उसके बावजूद भी वो होटल्स और वो होटल्स वगैरह उस लिकर को सेल करने के लिए केपेबल रहेंगे। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर कोई जजमेंट डिक्री या ऑर्डर ऑफ कोर्ट आ गया है और कोई होटल या कॉमन ड्रिंकिंग हाउस है जिसके पास सप्लाई ऑफ लिकर का लाइसेंस है तो इस एक्ट के सारे प्रोविजंस उस पर वैसे ही लागू होंगे जैसे कि उसके पास सेल ऑफ लिकर का भी अधिकार होगा। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 बात करता है पावर टू ग्रांट लीज ऑफ राइट मैन्युफैक्चरर्स। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिकर इन मिलिट्री कैंटोनमेंट्स। ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी मिलिट्री कैंटोनमेंट है तो जो भी लिमिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है उस लिमिट के अंदर किसी भी लिकर की रिटेल सेल को परमिट नहीं किया जाएगा जब तक कि कमांडिंग ऑफिसर की कंसेंट और उसके नॉलेज में वो लिकर की सेल ना हो। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हर जगह हम स्टेट देख रहे हैं बट हियर मिलिट्री इज इन्वॉल्व, सो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर आ गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब की है उसके भीतर अगर कोई भी रिटेल सेल होनी है तो उसका लाइसेंस केवल कमांडिंग ऑफिसर के कंसेंट से ही ग्रांट किया जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 22 विच टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल पर्सन्स अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड ऑफ वुमेन। ये सीधा सीधा ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि 21 ईयर्स की एज से कम का है
या फिर वुमेन है, ऐसी किसी भी लाइसेंस्ड प्रेमाइसिस में जो कि यूज हो रहा है फॉर कंजम्पशन एंड टू सेल इंटॉक्सिकेंट्स, तो वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 23 विच टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग टू पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स। ये बताता है कि किसी भी इंटॉक्सिकेंट को ऐसे किसी भी व्यक्ति को सेल नहीं किया जा सकता जो कि 21 ईयर्स से कम का हो, चाहे उसके खुद के कंजम्पशन के लिए वो लिकर लेने आया हो या फिर किसी और व्यक्ति के कंजम्पशन के लिए लेने आया हो, चाहे उसके प्रेमाइसिस में कंज्यूम करने आया हो या उसके प्रेमाइसिस के बाहर या फिर उसके प्रेमाइस के बाहर कंज्यूम करने में आया हो, जो भी अपेरेंटली एज ऑफ 21 ईयर्स से कम का लग रहा है उस व्यक्ति को आप लिकर की सेल नहीं करेंगे। इसके बाद आता है सेक्शन 23A विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू लिकर। इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आएगा, कोई भी नोटिस, सर्कुलर, लेबल या फिर रैपर या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स, कोई भी अनाउंसमेंट विच इज मेड ओरली और बाय एनी मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक, और या फिर कोई भी एग्जीबिशन जो कि फिल्म के थ्रू हो, स्लाइड्स के थ्रू हो, और कौन सी स्क्रीन में हो तो छत्तीसगढ़ सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1952 या फिर किसी अदर प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट पे अगर कोई भी एग्जीबिशन हो रहा है तो उसे वहाँ पर दिखाया जाने वाला कोई भी स्लाइड या फिल्म क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रिंट करता है, पब्लिश करता है या किसी और से प्रिंट करवाता है या पब्लिश करवाता है कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट किसी न्यूज़पेपर में, बुक में, बुकलेट में, लिफलेट में, और एडवर्टाइजमेंट किसका है, ऑफ कोर्स लिकर का, लिकर के यूज़ के लिए, लिकर किसी भी लिकर के यूज़ के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए या फिर उसके प्रमोशन के लिए या फिर उसके सेल के लिए किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट देता है तो उस केस में उसको 6 मंथ्स तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो कि 2000 रुपीज़ या फिर दोनों से पनिश किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो व्हाट आर दोस पॉइंट्स? सबसे पहला, अगर कोई भी कैटलॉग है या फिर कोई प्राइस लिस्ट है जो कि लिकर वेंड्स में लगी हुई है तो वो अगर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट या रूल्स है तो उस केस में उसे एडवर्टाइजमेंट नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में प्रिंट किया गया है पर छत्तीसगढ़ के बाहर किया गया है तो फिर वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। थर्डली, अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में प्रिंटेड है पर किसी ऐसी डेट में प्रिंटेड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई की है, या फिर कोई ऐसा दूसरा एडवर्टाइजमेंट जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन जनरली या स्पेशली एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो फिर उस केस में भी वो एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसके बाद सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन किसी भी ऐसे न्यूज़पेपर, बुक, लेफलेट वगैरह को अपने स्टेट में प्रोहिबिट कर सकती है जो कि ऐसी सेल को प्रमोट कर रहा है जो कि प्रिंट और पब्लिश छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ से बाहर हुई है, पर वो कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट कंटेन करता है जिसमें कि लिकर को प्रमोट किया जा रहा है, तो उस केस में उसको प्रोहिबिट कर सकती है। और उसके अलावा ऐसे किसी भी ऑफेंस का पनिशमेंट क्या होगा, तो 6 मंथ्स और उसके अलावा 2000 रुपीज़ या का फाइन या फिर बोथ। इसके बाद सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर, बुक, लेफलेट, बुकलेट वगैरह प्रिंट की गई है और ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये किसी भी लिकर के प्रमोशन के लिए किया गया है तो वो किसी भी एक्साइज ऑफिसर को, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि उसे फोरफीट किया जाना चाहिए तो वो किसी भी एक्साइज ऑफिसर को या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर को या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को या फिर जो भी पर्सन को वो ऑथराइज करती है अपने बिहाफ में, उसको ये पावर देगी कि वो उस एडवर्टाइजमेंट को, उस न्यूज़पेपर वगैरह को सीज कर ले, जहाँ पर भी वो मिलता है वहाँ पर को सीज कर ले छत्तीसगढ़ में, और जो भी कलेक्टर या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास या फिर कोई भी अदर ऑफिसर है जो कि ऑथराइज करेगा स्टेट गवर्नमेंट, वो थ्रू वारंट किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो कि सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम का ना हो, उसको ये पावर दे देंगे कि वो किसी भी जगह पर जाकर एंटर कर सकता है, उस प्रीमाइस को सर्च कर सकता है अगर उसे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट वाला बुकलेट, न्यूज़पेपर वगैरह हो सकता है। इसके बाद सेक्शन 24 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एज इट टॉक्स अबाउट क्लोजिंग ऑफ शॉप्स फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, द अथॉरिटी हियर इज
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्हें ऐसा लग रहा है किसी पर्टिकुलर लाइसेंस्ड इंटॉक्सिकेंट प्रीमाइस को प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस के तहत कुछ वक्त के लिए बंद रहना इम्पॉर्टेंट है, तो वो उन्हें रिटन ऑर्डर के थ्रू बोल सकता है कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए अभी इस प्रीमाइसेस को बंद कर दिया जाए। अगर कोई भी राइट या अनलॉफुल असेंबली का खतरा नजर आ रहा है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास जो वहाँ पर उपस्थित है, वो उस शॉप को बंद करवा सकता है जितने टाइम को वो सूटेबल समझता है कि ज़रूरी है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई भी राइट या अनलॉफुल असेंबली हो जाती है, तो उस केस में लाइसेंसी को, अगर मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट नहीं भी है, तो उसे खुद से ही अपनी शॉप को बिना किसी ऑर्डर के भी बंद रखना चाहिए। इसके बाद जब भी मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर इशू करता है अंडर सबसेक्शन 2, उसको तुरंत कलेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसने ऐसा एक्शन लिया है, और उसने ऐसा एक्शन क्यों लिया है उसके रीजंस भी उसको मेंशन करने पड़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 5, विच टॉक्स अबाउट ड्यूटीज एंड फीस। तो सबसे पहले सेक्शन 25 बात करता है ड्यूटी ऑन एक्सेसिबल आइटम्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी एक्साइज ड्यूटी या एक काउंटरवेलिंग ड्यूटी को अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे, तो उन्हें लिवाई किया जाएगा तभी एक्सेसिबल आर्टिकल्स पे, पर उन आर्टिकल्स को छोड़कर जो कि मेडिसिनल या फिर टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए यूज हो रहे हैं अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 के तहत। तो दो चीजों को छोड़कर बाकी सभी पर एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी को स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर कोई भी ड्यूटी को इम्पोज किया जा रहा है, तो वो डिफरेंट रेट्स पर भी इम्पोज की जा सकती है। जहाँ पर उस एक्सेसिबल आइटम को रखा जाना है, रिमूव किया जाना है, ले जाना है उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो उस एक्सेसिबल आर्टिकल की स्ट्रेंथ है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, उसका यूज क्या है, ये सारी चीज़ों को देखकर उस पर ड्यूटी लगाई जाएगी, डिफरेंट रेट्स पर लगाई जा सकती है। और उसके अलावा 10% का सरचार्ज भी लगाया जाएगा और प्रिस्क्राइब ड्यूटी पर, जो कि ट्रांसफ़र किया जाएगा रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ को उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो दिया है कि अगर कोई भी आर्टिकल सी कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो उस पर ये सी कस्टम्स एक्ट या फिर इंडियन टैरिफ एक्ट के अंतर्गत इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो उस पर ये ड्यूटी इम्पोज नहीं की जाएगी। इसके अलावा सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि इस सेक्शन की कोई भी बात स्टेट गवर्नमेंट को प्रिक्लूड नहीं करेगी कि वो किसी भी ड्यूटी के रेट्स को कम या ज़्यादा कर सके किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, और उस जो भी इंक्रीज रेट या रिड्यूस रेट होगा उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना दे सके। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऐसा भी कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं है कि वो पिछले साल से कर देगा, केवल फाइनेंशियल ईयर से। मतलब अगर उसने कोई भी ड्यूटी आज चेंज की है जुलाई में, तो वो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट केवल कब तक लगा सकता है? जो फाइनेंशियल ईयर होगा। सो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से, मतलब अगर उन्होंने आज कोई चेंज किया है, तो वो उसे इन फोर्स कब से ला सकते हैं? तो 1 अप्रैल 2023 से वो उसको इफेक्ट में ला सकते हैं। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है चैप्टर 6 का सेक्शन नंबर 28 है, विच टॉक्स अबाउट पेमेंट ऑफ सुपरविजन चार्जेस। ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल या जनरल ऑर्डर के थ्रू इन रिटन ये डायरेक्शन दे दे कि किसी भी इंटॉक्सिकेंट का मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वगैरह जो भी सारी चीज़ें होंगी, वो सब कुछ अंडर सुपरविजन होना इम्पॉर्टेंट है। और सुपरविजन किसका होगा? किसी भी एक्साइज स्टाफ का या फिर एक्साइज कमिश्नर, जिसे भी उचित समझे, जिसे भी प्रॉपर समझे, तो उस व्यक्ति के बिहाफ में वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट भी कर सकता है। और इसके लिए जो पर्सन ऐसा मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, परचेज या फिर कल्टीवेशन करवा रहे हैं इंटॉक्सिकेंट का, उसको एक सुपरविजन चार्ज पे करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी स्टेट गवर्नमेंट इस बिहाफ में लगाती है। एंड यहाँ पे शेल पे है, सो इट इज़ अ बाइंडिंग प्रोविजन। इसके अलावा एक प्रोवाइजो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये बोलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को या किसी इंस्टीट्यूशन को ऐसे किसी भी सुपरविजन चार्ज को पे करने से एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 30, विच टॉक्स अबाउट टेक्निकल डिफेक्ट्स, इरेगुलरिटीज एंड ओमिशंस। ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई भी लाइसेंस ग्रांट किया गया है किसी भी व्यक्ति को, तो वो सिर्फ इस वजह से इनवैलिड नहीं घोषित कर दिया जाएगा कि उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स है या इरेगुलरिटीज है या कोई ओमिशन हो गया है लाइसेंस में, या फिर किसी भी प्रोसीडिंग में जो कि ग्रांट के पहले की गई है।
तो उस वजह से केवल उस पूरे लाइसेंस को इनवैलिड नहीं बता दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो भी टेक्निकल डिफेक्ट से रिलेटेड डिसीजन होगा तो उस केस में एक्साइज कमिश्नर का डिसीजन उस इरेगुलरिटी डिफेक्ट वगैरह में फाइनल होगा, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 31 विच टॉक्स अबाउट पावर टू कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंस। ये सेक्शन क्या बोलता है कि सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, मतलब कि कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है उनके रहते हुए भी जो भी अथॉरिटी किसी भी लाइसेंस को ग्रांट कर रही है वो वही अथॉरिटी उस लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड भी कर सकती है अगर जो यहाँ पे A to G पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी एक्ट होता है उस केस में। तो वो पॉइंट्स क्या है, अगर कोई भी फी वगैरह पेबल थी और उसे पे नहीं किया गया है होल्डर के द्वारा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी कंडीशन थी उस कंडीशन को उस होल्डर ने या फिर उसके किसी सर्वेंट ने ब्रीच कर दिया है। सी पॉइंट बोलता है कि अगर मान लीजिए जो भी व्यक्ति है या फिर उसका कोई सर्वेंट है होल्डर का, तो वो व्यक्ति कन्विक्ट हो गया है इस एक्ट के अंदर किसी भी ऑफेंस के लिए दूसरे अदर लॉ के अंडर में, या फिर कोई भी ऑफेंस जो कि डेंजरस ड्रग्स एक्ट या फिर इंडियन मर्केंडाइज मार्क एक्ट या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो कि उस एक्ट के सेक्शन 3 में आईपीसी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अगर इन सभी लॉज के तहत किसी का भी कन्विक्शन हो गया है तो उस केस में लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगर होल्डर किसी भी कॉग्निजेबल या नॉन वेलेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो जाता है, क्योंकि डी पॉइंट है वो स्पेशली लोकल या स्पेशल लॉ के लिए है। इसके बाद ई पॉइंट बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑफेंस के लिए कोई होल्डर को पनिश किया जाता है जो कि सेक्शन 167 सब क्लॉज 8 ऑफ सी कस्टम एक्ट के तहत पनिश किया गया है। एफ पॉइंट बोलता है कि अगर कोई लीज होल्डर है और वो एप्लीकेशन देता है इन रिटर्न में कि उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए तो उस केस में। और लास्ट जी पॉइंट ये बोलता है कि अगर लाइसेंस परमिट या पास में ऐसी कंडीशन मेंशन्ड है कि कैंसिलेशन या सस्पेंशन हो सकता है एट विल तो विल। इसके अलावा इसका सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑर्डर किया जा रहा है लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड करने के लिए तो उसके पहले जो भी अथॉरिटी रहेगी वो एक बार होल्डर को रीजंस बताएगी इन रिटर्न की वो क्यों कैंसिल कर रहे हैं, और उसके अलावा उन्हें एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी तो उनका पक्ष भी सुना जा सके। सो दे विल गेट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसके बाद सेकेंड सबसेक्शन इसका ये बोलता है कि जहाँ पे जो भी लाइसेंस है वो कैंसिल हो रहा है अंडर क्लॉज A, B, C, E ऑफ सबसेक्शन 1, तो वहाँ पे जो अथॉरिटी है वो कोई दूसरे लाइसेंस को भी कैंसिल कर सकती है जो कि इस एक्ट के अंतर्गत मिला हो या फिर किसी अदर एक्ट के अंतर्गत भी मिला हो या फिर ओपीएम एक्ट 1878 के अंडर मिला हो। मतलब एक के साथ एक फ्री जैसा मामला है, एक लाइसेंस के साथ दूसरा लाइसेंस भी कैंसिल। तीसरा सबसेक्शन ये बोलता है कि अगर आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है तो उस केस में कोई भी कॉम्पनसेशन आपको नहीं दिया जाएगा उसके कैंसिलेशन या सस्पेंशन के लिए, या फिर कोई भी फीस का रिफंड वगैरह या डिपॉजिट वगैरह अगर किया है तो उसका रिफंड वगैरह भी आपको नहीं मिलेगा। सबसेक्शन A4 क्या बोलता है कि जहाँ पे लाइसेंस क्लॉज A, B, C या E के तहत कैंसिल हुआ है तो उस केस में ए पॉइंट इसमें ये बोलता है कि अगर मान लीजिए जो भी फीस पे की गई थी बैलेंस पीरियड के लिए भी, मतलब अपकमिंग टाइम के लिए भी, अगर कोई भी बैलेंस पीरियड बचता है जिसके लिए फी पेबल है और चूंकि लाइसेंस को पहले कैंसिल कर दिया गया है तो अभी वो अमाउंट बाकी है, तो उस कैंसिलेशन के बावजूद भी इस लाइसेंसी से उस फीस को रिकवर किया जा सकता है एज एक्साइज रेवेन्यू। बी पॉइंट ये बोलता है कि जो कलेक्टर है वो किसी भी ऐसी चीज का ग्रांट या मैनेजमेंट ले सकता है, उसे दोबारा बेच सकता है जो कि लाइसेंसी से रिस्क पे या लॉस पे उसके, बट अगर कोई भी प्रॉफिट उसके द्वारा रियलाइज किया गया है जो कि एक्सेस में है अमाउंट रिकवर्ड से, जो कि सबसेक्शन ए में रिकवर किया गया है एज एक्साइज रेवेन्यू, अगर उससे एक्सेस में है तो उस अमाउंट को रिटर्न कर दिया जाएगा एक्स लाइसेंसी के लिए, एक्स लाइसेंसी को वापस। इसके बाद सेक्शन 32 आता है। सेक्शन 32 बात करता है पावर टू विथड्रॉ लाइसेंसेस के बारे में। यहाँ पर अगर अथॉरिटी जिसने कि वो लाइसेंस ग्रांट किया है इस एक्ट के अंडर में उसे ऐसा लगता है कि अब उस लाइसेंस को वापस लेने की ज़रूरत है, विथड्रॉ करने की ज़रूरत है किसी भी ऐसे कॉज के लिए जो कि सेक्शन 31 में मेंशन नहीं है, मतलब कि अदर देन 31, तो उस केस में वो उस सम को रेमिट कर देंगे जो कि फी पेबल के अकॉर्डिंग था पर केवल 15 दिनों के लिए, और फिर उस लाइसेंस को विथड्रॉ कर देंगे दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है कि 15 दिन का नोटिस दिया जाए इन रिटर्न कि भाई वो अपना दिया हुआ लाइसेंस को वापस विथड्रॉ कर रहे हैं, और दूसरा बी ऑप्शन है कि बिना नोटिस के भी।
तो जो सब सेक्शन ए है केवल उसमें ये जो अमाउंट है रिफंड वाला ये वापस मिलता है, बी वाले में नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे 15 डेज का नोटिस ही नहीं है, तो फिर रिफंड की बात ही खत्म हो गई। उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि अगर कोई भी लाइसेंस विड्रॉ किया जा रहा है क्लॉज बी के अंतर्गत, तो उस केस में जो अथॉरिटी होगी वो सम को रेमिट करने के केस में कोई भी सम को रेमिट करने के अलावा भी जो भी पैसा उसे उचित लगता है उसे एज अ कॉम्पनसेशन दे सकती है, जो कि एक्साइज कमिश्नर डिसाइड करेगा। इसके बाद सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि जहाँ पे लाइसेंस विड्रॉ किया जा रहा है सबसेक्शन 1 में, तो कोई भी अगर एडवांस फीस पेड की गई है लाइसेंसी के द्वारा, तो उस केस में उस फीस को रिफंड कर दिया जाएगा, जो भी अमाउंट ड्यू है गवर्नमेंट को उसको डिडक्ट करने के बाद। इसके बाद सेक्शन 33 बात करता है सरेंडर ऑफ लाइसेंसेस। ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी होल्डर है किसी लाइसेंस का, से कोई भी लाइसेंस इशू किया गया है किसी इंटॉक्सिकेंट को सेल करने के लिए, तो वो अपने लाइसेंस को सरेंडर कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सबसे पहले 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा इन रिटन। किसे देना पड़ेगा? तो कलेक्टर को देना पड़ेगा और उसे इसमें ये बताना पड़ेगा वो अपना लाइसेंस सरेंडर करना चाहता है, और उसके बाद जो भी फी पेबल होगी, जो भी लाइसेंस का ड्यूरेशन था रिमाइंडर टाइम के लिए उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद वो अपना लाइसेंस सरेंडर कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक प्रोवाइजो दिया है कि अगर एक्साइज कमिश्नर सेटिस्फाइड है कि यहाँ पे सफिशिएंट रीजन है लाइसेंस को सरेंडर करने का, वो चाहे तो उस होल्डर की फीस को रेमिट कर सकता है या किसी इसके एक पोर्शन को रेमिट कर सकता है। और सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि सबसेक्शन 1 लाइसेंस जो कि अंडर सेक्शन 18 मतलब कि लीज के केस में ग्रांट किया जाता है, उसमें ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद हमारा चैप्टर 7 आता है विच टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। इसका सेक्शन 34 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट टॉक्स अबाउट पेनाल्टी फॉर अनलॉफुल इन मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, पोजेशन एंड सेल। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करके इनके अगेंस्ट जाकर अनलॉफुल मैन्युफैक्चर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, पोजेशन या सेल करता है, तो उस केस में उसे 6 मंथ्स तक का पनिशमेंट जो कि 2 इयर्स तक का एक्सटेंड किया जा सकता है, और उसके अलावा मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 50,000 का फाइन लगाया जा सकता है। इसके बाद भी अगर वो नहीं माना और उसके बाद फिर से उसने ऐसा मैन्युफैक्चर किया, तो उस मैन्युफैक्चर वगैरह किया, तो उस केस में उसे मिनिमम 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, और उसके अलावा 20,000 मिनिमम एंड 2 लाख मैक्सिमम फाइन से पनिश किया जा सकता है। इसके अलावा भी इसमें कुछ जो प्रोविजंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग अलग से इम्प्रिजनमेंट दी गई है, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 35, जो बात करता है पेनल्टी फॉर ऑल्टरिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर एनी डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। ये क्या बात करता है कि अगर मान लीजिए किसी भी डीनेचर्ड स्पिरिट को या फिर किसी भी ऐसे इंटॉक्सिकेंट को जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार का ऑल्ट्रेशन किया जा रहा है या फिर मिलावट की जा रही है, तो उस केस में यहाँ पर क्या सज़ा होगी? तो मिनिमम 2 मंथ्स की सज़ा है जो कि 2 साल तक के लिए एक्सटेंड की जा सकती है, एंड फाइन ऑफ ₹5,000 बट विच मे एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज़। इसके अलावा भी अगर सेकेंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस आप करते हो तो उस केस में 1 ईयर का मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 6 ईयर्स का, एंड फाइन शेल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज। इसके बाद सेक्शन 36 बात करता है पेनल्टी फॉर इलीगल पोजेशन, यानी कि अगर आपने कोई ऐसे इंटॉक्सिकेंट को अपने पोजेशन में रखा है जो कि आपको पता है कि अनलॉफुल इम्पोर्ट हुई है, ट्रांसपोर्ट वगैरह हुई है, या फिर उसकी ड्यूटी पे नहीं की गई है, तो उस केस में 3 मंथ्स तक का इम्प्रिजनमेंट है जो कि 5 ईयर्स तक के लिए एक्सटेंडेबल है। उसके अलावा मिनिमम 1 लाख रुपीज फाइन एंड विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज और विद बोथ। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 36A विच टॉक्स अबाउट पेनल्टी फॉर ओपनिंग, कीपिंग और यूजिंग एनी प्लेस एज कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। अगर इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करके किसी ने कोई कॉमन ड्रिंकिंग हाउस खोला हुआ है या फिर यूज़ कर रहा है या फिर उसे उसका मैनेजमेंट कर रहा है, तो उस केस में तो कितनी सज़ा होगी? 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट है, 5,000 रुपीज़ का फाइन है जो कि 25,000 तक बढ़ सकता है, और अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया जाता है तो उस केस में 2 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट एंड विच इज़ एक्सटेंडेबल टिल 10,000 और टू 50,000 रुपीज़ और विद बोथ।
तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 36F, जो बात करता है पेनल्टी फॉर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एट पब्लिक प्लेसेस। ये क्या बोलता है कि अगर किसी भी प्रेमाइसिस में कोई व्यक्ति, अगर किसी भी लाइसेंस्ड प्रेमाइसिस में जहाँ पे कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल अलाउ किया गया है उसको छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस में, जैसे कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, टेम्पल्स ऑफ वर्शिप, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह में कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल करता है, तो उस केस में अगर उसने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है तो उस पर 1000 रुपीज़ तक का फाइन होगा, जो कि एक्सटेंडेबल है टू 5000 रुपीज़। एंड अगर उसने रिपीटेड ऑफेंस किया तो उस केस में फाइन 5000 रुपीज़ विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़। इसके साथ साथ अगर उसने अल्कोहल कंजम्पशन के बाद पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस भी क्रिएट किया है तो उस केस में उसे 10,000 रुपीज़ तक का फाइन विच इज एक्सटेंडेबल टू 25,000 रुपीज़ तक के फाइन के लिए एंड 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जाएगा। 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एट पब्लिक प्लेसेस वाले क्लॉज में भी थी। इसके बाद सेक्शन 37 एक रेसिड्यूरी सेक्शन है जो बात करता है ऐसे ऑफेंसेस की जो कि इस एक्ट में प्रोवाइडेड नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसे ऑफेंसेस जो इस एक्ट में प्रोवाइडेड नहीं है वो कमिट किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करते हैं, तो उस केस में फाइन लगेगा 1000 रुपीज़ तक का और इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो होगी 6 मंथ्स तक की। इसके बाद 38 सेक्शन बात करता है पेनल्टी फॉर सर्टेन अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी लाइसेंस्ड वेंडर है या फिर जिसको उसने एम्प्लॉय किया हुआ है, उस व्यक्ति ने कोई भी ऐसा इंटॉक्सिकेंट किसी ऐसे पर्सन को सेल किया जो कि ड्रंक है या इंटॉक्सिकेटेड है, या फिर उसने सेक्शन 23 के अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज से कम उम्र के व्यक्ति को इंटॉक्सिकेंट बेच दिया है, या फिर उसने सेक्शन 22 के अंतर्गत किसी वुमेन को या फिर 21 ईयर्स से कम उम्र के व्यक्ति को एम्प्लॉय कर लिया है, या फिर उसने अपने प्रेमाइसिस में किसी प्रकार का सिंगिंग, प्लेइंग ऑफ म्यूजिक और गेमिंग या फिर इस तरीके की चीज़ों को अलाउ किया है, डांसिंग वगैरह को। और लास्ट क्लॉज बोलता है कि अगर उसे पता है या रीज़न टू बिलीव है उसके पास कि कोई व्यक्ति जो कि कन्विक्ट है किसी नॉन वेलेबल ऑफेंस का, या फिर उसने किन्हीं प्रोस्टिट्यूट्स को असेंबल होने के लिए अपने लाइसेंस प्रेमाइसिस में अलाउ कर दिया है जो कि किसी क्राइम के पर्पस के लिए है, तो उस केसेस में ये अनलॉफुल एक्ट कंसीडर किया जाएगा और उस केस में 100 रुपीज़ तक की पेनल्टी 100 रुपीज़ मिनिमम पेनल्टी लग सकती है विच इज़ एक्सटेंडेबल टू 2000 रुपीज़। और सेकेंड सबसेक्शन यही बोलता है कि अगर ऐसा कुछ भी चार्ज उस पर लगाया जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर रहेगा ये प्रूफ करने का कि उसने ऐसी किसी भी अनलॉफुल एक्ट को प्रिवेंट करने के लिए सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 38A जो बात करता है पेनल्टी ऑन लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और वेंडर ऑफ इंटॉक्सिकेंट फॉर मिक्सिंग और परमिटिंग टू बी मिक्स एनी नॉक्सोशियस ड्रग और फॉरेन इंग्रेडिएंट और एनी डाइल्यूटिंग और कलरिंग सब्सटेंस। मतलब कि बेसिकली अगर कोई लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर है या फिर वेंडर है और उसने किसी भी प्रकार की मिक्सिंग वगैरह की है किसी आर्टिकल के साथ, किसी नॉक्सोशियस ड्रग में या फिर किसी फॉरेन इंग्रेडिएंट वगैरह को यूज़ किया है, डाइल्यूट किया है या फिर कोई कलरिंग सब्सटेंस को यूज़ किया है, तो ऐसे केस में कितनी पनिशमेंट दी हुई है? तो इसमें जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है वो है मिनिमम 1 मंथ एंड विच इज़ एक्सटेंडेबल टू 1 ईयर, और जो इसमें फ़ाइन इम्पोज किया जाता है वो है 10,000 एंड एक्सटेंडेबल है 50,000 तक। इसके बाद आता है सेक्शन 39 जो बात करता है पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट बाय लाइसेंसी। अगर कोई भी लाइसेंस होल्डर या फिर उसके बिहाफ में जो भी पर्सन काम करता है वो, अगर उसने किसी भी प्रकार से जब उससे लाइसेंस मांगा गया तो उसको प्रोड्यूस करने में असमर्थ रहा, या फिर तो उस केस में उसे 3 मंथ्स की पनिशमेंट और फाइन 25,000 रुपीज़ या फिर दोनों से पनिश किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन इसमें ये बोलता है कि अगर सेक्शन 34 के केसेस को छोड़कर किसी भी दूसरे रूल का जो कि सेक्शन 62 के अंदर प्रोवाइडेड है, अगर उसका कुछ भी ब्रीच किया जाता है तो उस केस में जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो होगी 3 मंथ्स की और उसके साथ में 1 लाख रुपीज़ का फाइन या दोनों से उसे पनिश किया जाएगा। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि अगर उसने कोई भी एक्ट इस लाइसेंस की कंडीशंस के ब्रीच के मद्देनज़र किया है तो, और जिसका प्रोविजन इस एक्ट में गिवन नहीं है, तो उस केस में उसे 3 मंथ्स की पनिशमेंट या फिर फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज़ या दोनों से पनिश किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 40 बात करता है पेनल्टी फॉर अलाउइंग कंजम्पशन इन केमिस्ट शॉप। इसमें ये बोला गया है अगर कोई भी केमिस्ट, ड्रग, अपोथेकेरी या फिर डिस्पेंसरी का कीपर अपने
प्रेमाइसिस में, अपनी शॉप में किसी भी प्रकार का कंजम्पशन किसी इंटॉक्सिकेंट का अलाउ करता है जो कि किसी भी मेडिकेशन के पर्पस के लिए नहीं है, मतलब कि उसका पर्पस बोनाफाइड नहीं है, तो उस केस में उसे 1 ईयर तक का पनिशमेंट या फिर फाइन से पनिश किया जाएगा, जो कि मिनिमम 500 रुपीज़ होगा और एक्सटेंडेबल होगा 4000 रुपीज़ तक के लिए या फिर बोथ। अगर कोई जनरल पब्लिक जो कि वहाँ पर एम्प्लॉयड नहीं, उसने कोई ऐसा कंजम्पशन, तो उस केस में ये फाइन 500 रुपीज़ का होगा। उसके बाद सेक्शन 48 बात करता है पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन टू असॉल्ट ऑन ऑफिसर। ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑफिसर को, कौन कौन से ऑफिसर होंगे, कोई एक्साइज ऑफिसर या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जो कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी पावर्स एक्सरसाइज कर रहा हो, उसके अलावा अगर किसी इन्फॉर्मेंट को या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उस ऑफिसर की हेल्प कर रहा है उसे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो उस केस में पनिशमेंट होगी 2 ईयर्स तक की और उसके साथ फाइन भी लगेगा जो कि होगा 2000 रुपीज़ का या फिर दोनों। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है सेक्शन 42 बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट एंड अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑफेंस को जो कि इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है उसे कमिट करता है या फिर अटेम्प्ट करता है या फिर अबेट करता है, तो उस केस में वो उस पनिशमेंट के लिए लायबल होगा जो कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए गिवन है। इसके बाद सेक्शन 43 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस इन सर्टेन केसेस। इसमें यह बोला गया है कि अगर जो भी प्रोसिक्यूशंस होंगे अंडर सेक्शन 34, 35, 36, तो ये प्रिज्यूम करके चला जाएगा अगर कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड नहीं हो जाता है तब तक कि अक्यूज पर्सन ने ही ऑफेंस किया है, मतलब कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट में प्रिजम्पशन जाएगा। और वो ऑफेंस किन के रिस्पेक्ट में होगा, तो किसी भी इंटॉक्सिकेंट के मैन्युफैक्चर के लिए किसी भी बर्तन या किसी भी यूटेंसिल वगैरह के उपयोग करने पर, या फिर कोई ऐसे दूसरे मटेरियल जो कि किसी प्रोसेस से गए हों ताकि किसी इंटॉक्सिकेंट को मैन्युफैक्चर किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है यहाँ पर सेक्शन 45 विच टॉक्स अबाउट एनहेंस्ड पनिशमेंट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले भी कोई ऑफेंस कमिट किया था जो कि सेक्शन 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C या फिर सेक्शन 40 के अंडर में ऑलरेडी उसने कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो उस केस में अगर उसने सब्सिक्वेंटली दोबारा से वही ऑफेंस को कमिट किया तो उसे डबल पनिशमेंट मिलेगी, जो कि उसे फर्स्ट कन्विक्शन पर मिली थी उससे डबल पनिशमेंट उसको मिलेगी। इसका प्रोवाइजो ये बोलता है कि चूंकि डबल पनिशमेंट मिल रही है इस वजह से ऐसा नहीं होगा कि उसको समरीली ट्राई नहीं किया जाएगा अगर वो चैप्टर 21 ऑफ CRPC के तहत समरी ट्रायल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि पनिशमेंट बढ़ने से भी समरी ट्रायल ही होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 47 विच टॉक्स अबाउट ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। ये सेक्शन ये बोलता है कि जहाँ पे मजिस्ट्रेट कोई केस को ट्राई कर रहा है और अगर उसने कुछ डिसाइड किया है कि सेक्शन 46 के तहत उसको कोई चीज़ को कॉन्फिस्केट करना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कॉन्फिस्केट करना इम्पॉर्टेंट है, तो वो कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर दे सकता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 47B विच टॉक्स अबाउट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। अगर कोई भी इसके बाद आता है सेक्शन 47A में। 47A बोलता है कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज्ड इंटॉक्सिकेंट्स, आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, मटेरियल्स, कन्वेंस एटसेट्रा। अगर कोई भी ऑफेंस क्लॉज A या क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 34 के अंडर कमिट किया जाता है और वहाँ पे जो लिकर मिली है उसकी क्वांटिटी 5 लीटर से ज़्यादा है, तो कोई भी ऑफिसर जो कि अंडर सेक्शन 52 एम्पावर्ड है वो उस इंटॉक्सिकेंट को सीज कर सकता है और उसके अलावा उस सीज प्रॉपर्टी को बिना किसी डिले के एज सून एज पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी, उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाकर उसके सारे डिटेल्स उनको बताएगा। कलेक्टर को ये सारे इंटॉक्सिकेंट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि कोई ऑफेंस जो सेक्शन 34 के अंडर बताया गया है क्लॉज ए और बी में वो कमिट हुआ है और क्वांटिटी ऑफ लिकर एक्चुअली एक्सीड कर रही है 5 बल्क से ज़्यादा, तो वो इस ग्राउंड में इन रिटर्न एक ऑर्डर दे सकता है कॉन्फिस्केशन का। और इसके अलावा पेंडेंसी और प्रोसीडिंग्स के दौरान वो उस कॉन्फिस्केशन और इसके अलावा पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स के दौरान भी, मतलब जब तक अभी प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान भी उस कॉन्फिस्केशन को
इसके अलावा अगर मान लीजिए प्रोसीडिंग चल रही है और प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग है, उस दौरान भी वो एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है किसी भी प्रकार के कॉन्फिस्केशन के लिए, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि ऐसा केस के सर्कमस्टेंसेस हैं कि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू पास सच ऑर्डर। लेकिन सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि कोई भी ऑर्डर सबसेक्शन 2 के अंतर्गत तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि एक्साइज कमिश्नर, जब तक कि कलेक्टर ने फर्स्टली एक्साइज कमिश्नर को एक फॉर्म कमिश्नर को अपनी इन प्रोसीडिंग्स के बारे में एक लेटर न भेज दिया हो, को इंफॉर्मेशन न दी हो। दूसरा, उस व्यक्ति का जिससे कि इंटॉक्सिकेंट सीज करे जाने हैं, उस व्यक्ति को नोटिस इन रिटन न दिया गया हो और उस दूसरे व्यक्ति की बात को सुना न गया हो, या फिर उस ऑफिसर को जो कि सीजर को इफेक्टिवली और जो ऑफिसर सीज कर रहा है उस व्यक्ति के सामने जिस व्यक्ति के इंटॉक्सिकेंट्स को सीज किया जा रहा है उसे एक प्रॉपर सुनने का मौका ना दिया गया हो। तो अगर कोई भी कॉन्फिस्केशन होना है तो इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करना एसेंशियल है। इसके बाद 47 भी बात करता है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति 47A के ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो वो 30 डेज के अंदर कलेक्टर के उस ऑर्डर की अपील कर सकता है। उस 47B ये बोलता है कि जो भी व्यक्ति अग्रीव्ड है कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर से अंडर सेक्शन 47A, तो उस केस में 30 डेज के अंदर वो अपील प्रेफर कर सकता है कलेक्टर के पास में या फिर उस ऑफिसर को जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हो थ्रू नोटिफिकेशन। और ऐसे अपील मेमोरेंडम को उस सर्टिफाइड कॉपी के साथ अटैच करना ज़रूरी है जो कि उस ऑर्डर की है। और ऐसे अपील मेमोरेंडम को उस प्रीवियसली और ऐसे अपील मेमोरेंडम को कॉन्फिस्केशन ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी के साथ पेश किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 47C विच टॉक्स अबाउट रिविजन बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपिलेट अथॉरिटी। ये सेक्शन क्या बोलता है कि जो भी व्यक्ति 47B के एपिलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से भी अग्रीव्ड है, मतलब कि जो हमने अपील की है उसके ऑर्डर से भी अग्रीव्ड है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास मौका है कि आप 30 डेज के भीतर एक पिटिशन सबमिट करें या फिर रिविजन लगाएं ऑन द ग्राउंड ऑफ इलीगैलिटी ऑफ सच ऑर्डर टू द कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब कि आपको किसके सामने रिवीजन की पिटिशन पेश करनी पड़ेगी, तो आपको कोर्ट ऑफ सेशन के सामने 30 डेज के भीतर रिवीजन की पिटिशन लगानी पड़ेगी। इसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन को अगर लगेगा कि एक्चुअली ऑर्डर में किसी प्रकार की इलीगैलिटी है तो वो चाहे तो उस डिसीजन को रिवर्स भी कर सकती है, और अगर उन्हें वो डिसीजन उचित लगता है तो उस केस में वो उस डिसीजन को कंफर्म कर दे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 48 which talks about power to compound offenses and impose penalties। यहाँ पे एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर को पावर दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति को जिसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है 31 के ए या बी में, या फिर जिसने 37, 38, 38A के ऑफेंस को कमिट किया है, ऐसा रीजन टू बिलीव है, तो उस केस में वो चाहे तो वो उनसे 10,000 रुपीज तक की पेनल्टी को एक्सेप्ट कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 48A। 48A टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बाय द एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर। ये सेक्शन ये बोलता है कि सेक्शन 48 में जो 10,000 रुपीज की पेनल्टी लगाई गई है, अगर इसके अलावा भी कलेक्टर या कमिश्नर को लगता है कि उससे ज़्यादा पेनल्टी ली जानी चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति ने किसी लाइसेंस का ब्रीच किया है, उसकी कंडीशन को कॉन्ट्रावीन किया है, तो उस केस में उस पेनल्टी के अलावा भी, उस पेनल्टी के अतिरिक्त भी वो दूसरी और पेनल्टीज को भी लगा सकते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसके बाद है सेक्शन 49 विच टॉक्स अबाउट पेनल्टी ऑन ऑफिसर्स मेकिंग वेक्सेशियस सर्च, सीजर, डिटेंशन और अरेस्ट। ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई भी एक्साइज ऑफिसर है या फिर ऑफिसर ऑफ पुलिस है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर है या कोई भी व्यक्ति जो कि ड्यूली अप्रूव्ड है अंडर सेक्शन 50, मान लीजिए उसने किसी प्रकार की वेक्सेशियस या अननेसेसरी सर्च वगैरह की है किसी प्रेमाइसिस में जहाँ पे उसे नहीं घुसना चाहिए था, वहाँ पे उसने जाकर सर्च की है, या फिर उसने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर लिया है, या फिर किसी पर्सन को डिटेन वगैरह कर लिया है, और ये सब वेक्सेशियसली किया गया है, तो उस केस में उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 मंथ से पनिश किया जाएगा और विथ फाइन पनिश किया जाएगा जो कि 500 रुपीज़ या फिर दोनों से भी पनिश किया जा सकता है।
इसके बाद है चैप्टर 7A विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इट टॉक्स अबाउट पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ. ये सेक्शन क्या बोलता है? इसमें है सेक्शन 49A विच टॉक्स अबाउट पेनल्टी फॉर इम्पोर्ट ऑफ लिकर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और फॉर ऑल्टरिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर डीनेचर्ड स्पिरिचुअल्स प्रिपरेशन. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, कलेक्ट वगैरह करता है किसी भी लिकर को, उसे ऑल्टर या अटेम्प्ट टू ऑल्टर वगैरह करता है किसी डीनेचर्ड स्पिरिट से, मतलब कि जहरीली स्पिरिट से, या फिर ऐसी किसी डीनेचर्ड स्पिरिचुअल सब्सटेंस का उसके पास पोजेशन है, या फिर वो ऐसी किसी डीनेचर्ड स्पिरिट को मिक्स करता है, ऑल्ट्रेशन वगैरह करता है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अनफिट है, या फिर उससे किसी प्रकार की इंजरी वगैरह हो सकती है, या फिर डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग भी पॉसिबल है, तो उस केस में उसे क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे 3 पॉइंटर्स दिए हैं. अगर जो लिकर थी वो अनफिट पाई गई ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उस केस में वहाँ पर 2 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है, जो एक्सटेंडेबल है 2 ईयर्स तक के लिए, प्लस फाइन भी. उसके बाद अगर मान लीजिए किसी ह्यूमन बीइंग को कोई इंजरी हुई है ऐसी लिकर को पीने से, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 4 मंथ्स बट इट मे एक्सटेंड टू 4 ईयर्स. उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की डेथ कॉज हो जाती है इस चीज़ से, तो उस केस में 2 ईयर्स और 10 ईयर्स एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन. तो ये तीनों पनिशमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू मेमोराइज इट. इसके बाद अगर यही तीनों चीज़ें सब्सिक्वेंटली की जाती हैं तो उनके लिए पनिशमेंट का और इंक्रीज हो जाए, पनिशमेंट का ड्यूरेशन और बढ़ जाए. इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में विच टॉक्स अबाउट डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस. इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 51 विच टॉक्स अबाउट पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल. ये बोलता है कि किसी भी कमिश्नर, कलेक्टर, एक्साइज ऑफिसर और जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे, उनके पास ये सभी पावर्स होंगी कि वो किसी भी प्रेमाइसिस को जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग या स्टोरेशन होता है किसी इंटॉक्सिकेंट का, जहाँ पर सेल को परमिट किया जा सकता है, या जहाँ पर ऐसे अकाउंट्स वगैरह रखे हुए हैं जो इन सब चीज़ों से डील करते हैं, तो वो वहाँ पर जाकर उसमें सर्च कर सकता है. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इशू अ वारंट. ये सेक्शन ये बोलता है कि किसी मजिस्ट्रेट को बिलो मेंशन्ड सेक्शंस के अंतर्गत कोई ऑफेंस होने वाला इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो एक वारंट इशू कर सकता है. सर्च वारंट भी हो सकता है और अरेस्ट वारंट भी हो सकता है. इसके बाद सेक्शन 54 इज इम्पॉर्टेंट विच टॉक्स अबाउट पावर टू सर्च विदाउट वारंट. जहाँ पे कोई एक्साइज ऑफिसर है और उसे लग रहा है कि कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है अंडर पर्टिकुलर सेक्शंस, तो उस केस में बिना सर्च वारंट के भी वो चाहे तो सर्च कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अगर वो सर्च वारंट लेने गया तो वहाँ पर जो ऑफेंस है वो कमिट हो जाएगा, या फिर एविडेंसेस वगैरह को हटाए जाने का अंदेशा उसे लग रहा है, तो उस केसेस में वो बिना वारंट के भी सर्च कर सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 54A विच टॉक्स अबाउट अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और असॉल्ट. ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई भी एक्साइज ऑफिसर है तो उस केस में अगर उसे कोई भी व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्ट करता है या उसको असॉल्ट या उस पर असॉल्ट कमिट करता है, तो उस केस में वो उसे अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट. इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है विच इज़ सेक्शन 59A, जो बताता है कि इस एक्ट के जो भी ऑफेंसेस हैं वो सभी ऑफेंसेस नॉन बेलेबल नेचर के हैं. सेक्शन 59 ये बताता है सर्टेन ऑफेंस अंडर द एक्ट टू बी नॉन बेलेबल. यहाँ पर बोला गया है कि जो भी कि सीआरपीसी 1973 के प्रोविजंस और सेक्शन 59 की बातों को होते हुए भी किसी भी प्रकार की एंटीसिपेटरी बेल एंटरटेन नहीं की जाएगी अगर कोई पर्सन अक्यूज्ड है ऑफेंस कमिट करने का. अगर कोई व्यक्ति अक्यूज्ड है अंडर सेक्शन 49A, मतलब कि लिकर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाले सेक्शंस जो अभी हमने डील किए, अगर उससे पनिशेबल है, या फिर उसने कोई भी सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए या बी के अंडर में कोई भी ऑफेंस कमिट किया है जहां पर लिकर की जो क्वांटिटी है वो 5 बल्क लीटर से एक्सीड हो गई है, तो इन केसेस में ये ऑफेंसेस क्या होंगे, ये ऑफेंसेस नॉन बेलेबल नेचर के होंगे. इसके बाद सेक्शन 61 बात करता है लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन की. ये सेक्शन ये बोलता है कि सेक्शन 37, 38, 38A, 39 का जो कॉग्निजेंस है वो केवल कंप्लेंट या फिर रिपोर्ट ऑफ कलेक्टर या एक्साइज ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के रैंक से कम ना हो, केवल उनके रिटन कंप्लेंट पर ही ली जाएगी.
और अगर कोई भी एक्ट है अदर देन सेक्शन 49 तो ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस केवल कंप्लेंट या रिपोर्ट ऑफ एन एक्साइज ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही किया जाए। इसके अलावा इसमें यह भी बोला है कि जो भी ऑफेंस उसका लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, तो लिमिटेशन पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कब से, तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस इज एलिजिड टू हैव बीन कमिटेड। मतलब कि जो मैजिस्ट्रेट है केवल 6 मंथ्स के भीतर ही कॉग्निजेंस को लेना होगा। इसके बाद सेक्शन 61 ये बात करता है टेंडर ऑफ पार्डन की। यहाँ पर ये बोलता है कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया है फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो उस केस में सीजेएम या फिर कोई भी जेएमएफसी जो कि इंक्वायर कर रहा है या ट्राई कर रहा है केस को, वो टेंडर कर सकता है किसी अक्यूज्ड को इस कंडीशन पर कि वो पूरा वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर बता दे सारी केस। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर 8 है विच टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज। 61B सबसे पहला सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि शेड्यूल्ड एरियाज क्या होंगे। तो शेड्यूल्ड एरियाज मतलब कि क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 244 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो मेंशन्ड है वही सारे शेड्यूल्ड एरियाज होंगे। दूसरा है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या होंगी, तो उनकी वही मीनिंग है जो कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में मेंशन्ड है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या, इसका मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ अंडर आर्टिकल 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो मेंशन्ड है वही। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है 61D विच टॉक्स अबाउट एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये सेक्शन ये बोलता है कि कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स को एग्जेम्प्ट किया गया है और इस एक्ट के प्रोविजंस उन पर लागू नहीं होंगे। जो भी मेंबर्स होंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वो चाहें तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डिस्टिलेशन वगैरह कर सकते हैं स्पिरिट का, पर ये जो होगा, ये मैन्युफैक्चर जो होगा ये सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए या फिर सोशल या रिलीजियस फंक्शंस के लिए ही होगा। कंट्री स्पिरिट जो बनाई जा रही है उसे सेल नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो मैक्सिमम लिमिट होगी कंट्री स्पिरिट के पोजेशन की, वो किसी भी वक्त 5 लीटर पर हाउस होल्ड से लिमिट कर दी जाएगी। मतलब एक परिवार, हाउस होल्ड वर्ड यहाँ पर यूज है, एक परिवार के लिए 5 लीटर्स। और यहाँ पर पावर दी गई है ग्राम सभा को कि वो चाहे तो इस पोजेशन लिमिट को रिड्यूस कर सकते हैं। और याद रखिएगा केवल रिडक्शन पावर दी हुई है, इंक्रीज करने की पावर यहाँ पर नहीं गिवन है। इसके बाद सेक्शन 61E बात करता है पावर ऑफ ग्राम सभा टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। तो यहाँ पर सुप्रीम पावर ग्राम सभा को दी गई है कि वो इस पूरी सेल को मैन्युफैक्चर वगैरह को रेगुलेट करेंगे, प्रोहिबिट वगैरह करेंगे और उनकी परमिशन लगेगी किसी भी आउटलेट वगैरह को बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है 61F विच टॉक्स अबाउट एनफोर्समेंट ऑफ डिसीजन ऑफ ग्राम सभा। तो जो भी डिसीजन ग्राम सभा लेगा इस चैप्टर के प्रोविजंस के अंतर्गत, तो उसे इफेक्ट कैसे दिया जाएगा, तो उसको इफेक्ट दिया जाएगा बाय ग्राम पंचायत ऑफ इट्स एरिया। और ऐसे एनफोर्समेंट के लिए अगर किसी अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है तो ग्राम पंचायत अप्रोच कर सकती है एसडीएम या फिर जो भी ऑफिसर ऑथराइज किया गया है उनके द्वारा कि वो उस चीज़ का एनफोर्समेंट अच्छे से करवाए। इसके बाद आता है हमारा लास्ट चैप्टर जो कि है मिसलेनियस। इसमें आता है सेक्शन 62 जो बात ये क्या बोलता है कि जो रूल मेकिंग पावर है इस एक्ट के लिए वो किसके पास होगी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। इसके बाद बात आती है सेक्शन 64 की विच टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट ड्यूज। ये सेक्शन क्या बोलता है कि किसी भी प्रकार का एक्साइज रेवेन्यू, कोई भी लॉस जो कि अक्रू होता है किसी डिफॉल्ट के द्वारा या लाइकवाइज चीज़ें, तो उसे उस व्यक्ति से रिकवर किया जाएगा जो कि प्राइमरली लाइबल है उस चीज़ को पे करने के लिए या फिर उसकी श्योरिटी से अगर कोई है तो। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके या फिर किसी अदर प्रोसेस से ऐसी रिकवरी को किया जाएगा। और अगर नहीं हो पाया तो लैंड रेवेन्यू को जिस प्रकार से रिकवर किया जाता है उस तरीके से रिकवर किया जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 66 जो बात करता है एग्जेम्पशन की। एग्जेम्पशन किसका, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर सकती है या कुछ इंटॉक्सिकेंट्स को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि उन पर चाहे तो इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन क्या है, अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारा सेक्शन 67 जो कि उन लोगों को बचाता है जो कि इस एक्ट के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ये सेक्शन ये बोलता है कि किसी प्रकार की लीगल प्रोसीडिंग, सूट या कोई भी ऐसी चीज़ ऐसे किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं लगाई जा पाएगी जो उसने गुड फेथ में किया हो या फिर इस एक्ट के प्रोविजन को सेफगार्ड करने के उद्देश्य से किया हो।
सो इट इज़ लाइक अ प्रोटेक्शन। इसके बाद आता है सेक्शन 68 जो कि बात करता है लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड मतलब कि कोई भी सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या किसी एक्साइज पुलिस या लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के अगेंस्ट में अगर लगाया जाना है तो ऐसे सूट को इंस्टीट्यूट करने का ड्यूरेशन कितना है, तो ऐसे सूट को अगर इंस्टीट्यूट करना है तो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्ट कंप्लेंट, मतलब कि एक्ट से 6 महीने के भीतर ही अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट में आपको सूट फाइल करना है तो लिमिटेशन पीरियड 6 महीने होगा। उसके बाद सेक्शन 69 बात करता है रिपील की, और यहाँ पर ये क्या रिपील कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्पेशल बात लिखी हुई है कि जो एनेक्टमेंट्स शेड्यूल्ड में मेंशन है उसका जो 4th कॉलम में शेड्यूल में मेंशन है उन्हें रिपील किया जा रहा है। तो यहाँ पर किसी एक्ट स्पेसिफिक का नाम नहीं है, यहाँ पे केवल शेड्यूल को मेंशन किया गया है और उसके कॉलम नंबर 4 को रिपील करने की बात कही गई है। इसके बाद इस एक्ट के दोनों स्केड्यूल्स को शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला स्केड्यूल है रिपील ऑफ एनेक्टमेंट्स, जो कुछ एनेक्टमेंट्स को रिपील करता है, इसमें एक टेबल बना हुआ है। उसके बाद स्केड्यूल 2 बात करता है बॉन्ड्स के फॉर्मेट्स की। सो आई होप आपको ये पूरा एक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम ऐसे ही बाकी के एक्ट्स को भी डिटेल में समझेंगे। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।